हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी में। मेरा नाम है रिजवान और आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि इंडिया में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि फंडामेंटल ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी में के जो मिनरल्स हैं वो मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स के रूप में पेनिनसुलर इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमने मिनरल्स के टाइप्स पढ़े थे, कितने टाइप्स के मिनरल्स होते हैं और उनका क्या क्या यूज़ होता है, सारे मिनरल्स पढ़े थे। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि उनका इंडस्ट्रियल यूज़ कैसे हुआ। ठीक है, द मिनरल रिसोर्सेज प्रोवाइड द कंट्री विद द नेसेसरी बेसिस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है उसके लिए कैसे यूज़ करते हैं मिनरल्स को। तो सबसे पहले मिनरल्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मिनरल इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन विद डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो मिनरल होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, फिर वो चाहे ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक ओरिजिन हो उसकी, मतलब वो किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से भी बन सकता है या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से भी बन सकता है। जो मिनरल्स होते हैं हम उसको किससे डिफ़ाइन करते हैं? केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से। टाइप ऑफ मिनरल रिसोर्सेज में अगर हम देखें, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। जो मिनरल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहले मेटेलिक मिनरल्स और दूसरे नॉन मेटेलिक मिनरल्स। 2 टाइप्स के इसमें भी हैं, फीरस एंड नॉन फीरस। फीरस मिनरल्स कौन से होते हैं? आयरन, मैग्नीज एक्सेट्रा। नॉन फीरस मिनरल्स में हम अगर देखें तो कौन से हमारे? कॉपर, बॉक्साइट एक्सेट्रा। नॉन फीरस मिनरल्स कौन से होते हैं? जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है। अब हम अगर नॉन मेटेलिक मिनरल की बात करें तो इसमें हमारे आ जाते हैं फ्यूल मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अदर नॉन मेटेलिक माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल हैं। अब इनके बारे में थोड़ा हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। जितने भी मिनरल्स हैं जिनमें आयरन कंटेंट हो उसको क्या बोलेंगे हम? फीरस मिनरल। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल भी आपको दे दिए। आयरन ओर कह सकते हैं हम, मैग्नीज कह सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्रोमाइट, ये सारे क्या होते हैं? फीरस मिनरल। नॉन फीरस मिनरल्स कौन से होते हैं? कॉपर, बॉक्साइट। ठीक है, जिसमें क्या हो? आयरन कंटेंट नहीं हो। नॉन मेटेलिक मिनरल में अगर हम देखें, आर ईदर ऑर्गेनिक इन ऑरिजिन सच एज फॉसिल फ्यूल, ऑल्सो नोन एज मिनरल फ्यूल्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बरीड एनिमल एंड प्लांट लाइफ सच एज कोल एंड पेट्रोलियम। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनसे ये मिनरल बने होते हैं, तो इनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स मिनरल या फिर फ्यूल मिनरल। ठीक है, तो इनमें क्या होते हैं हमारे? कोल एंड पेट्रोलियम। दूसरी अगर हम देखें तो इसमें दूसरे टाइप के मिनरल्स होते हैं हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल में, माइका और लाइमस्टोन या फिर और ग्रेफाइट। ये क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन होते हैं, मतलब ये पत्थरों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, मिनरल्स की क्या होती हैं? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से मिनरल्स डिफ़ाइन किए जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें तो सबसे पहला है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। मिनरल्स क्या हैं? अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा, देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। ठीक है, मतलब कि गुड क्वालिटी मिनरल आर लेस इन क्वांटिटी एज़ कम्पेयर टू लो क्वालिटी मिनरल्स। जो गुड क्वालिटी मिनरल्स हैं वो अच्छी क्वांटिटी में नहीं हैं, और जो बैड क्वालिटी मिनरल्स हैं, मतलब जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो मिनरल आर एग्जॉस्टेबल ओवर टाइम। ये क्या है? कुछ समय के बाद एग्जॉस्टेबल हो जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ही रिप्लेस होते हैं, इसलिए इन मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्टेबल मिनरल्स। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। तो मोस्ट ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स इन इंडिया अकर इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन इन द ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक। जो मिनरल्स हैं वो पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन में पाए गए हैं। ठीक है, तो 97% ऑफ कोल रिजर्व्स अकर्स इन वैली ऑफ दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी। ठीक है, इन एरिया पर ये 97% पर पाए जाते हैं। यहाँ पर कोल रिजर्व है। पेट्रोलियम रिजर्व अगर हम देखें तो सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ असम, गुजरात एंड मुंबई हाईवेरी। कुछ रिजर्व जो नए बनाए गए हैं वो हैं कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी में। उसके बाद मैंगलोर एंड कानपुर, ये कुछ अलग मेजर मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पर पाए जाते हैं। मिनरल्स के कुछ बेल्ट्स हैं इंडिया में, उन बेल्ट्स में
उन बेल्ट्स की पॉकेट्स में, मतलब कि उन बेल्ट्स के पार्ट्स में मिनरल्स पाए जाते हैं। तो बेल्ट्स कितने टाइप के हैं यहाँ पे? 3 टाइप्स के हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, ठीक है, ये पहला बेल्ट है। यहाँ जो रीजन है वो कौन सा है? छोटा नागपुर, झारखंड, उड़ीसा, प्लेट्यू, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर मिनरल्स फाउंड करे जाते हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि इन एरियाज़ में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ भी पाई जाती हैं। अगली अगर चीज़ देखें तो इट हैज़ वैरायटी ऑफ मिनरल्स दैट इज़ आयरन ओर, कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका। तो ये सारे टाइप ऑफ मिनरल्स यहाँ पर फाउंड करते हैं। अगर हम द साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन में देखें तो इन दिस बेल्ट कर्नाटका, गोवा एंड कंटिजियस तमिलनाडु, अपलैंड एंड केरला, ठीक है, ये एरियाज़ आते हैं इस बेल्ट में, ठीक है। अच्छा, इस बेल्ट में क्या है? रिच इन फीरस मिनरल एंड बॉक्साइट, जो फीरस मेटल्स होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स हाई ग्रेड आयरन ओर, मैग्नीज एंड लाइमस्टोन, यहाँ पर ये सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। इन बेल्ट्स में हमें क्या मिलता है? कोल डिपॉजिट्स मिलते हैं, लेकिन जो नावेली लाइग्नेट है यहाँ पर कोल डिपॉजिट नहीं पाया जाता है। दिस बेल्ट डज नॉट हैव एन डाइवर्सिफाइड मिनरल डिपॉजिट एज द नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट, ठीक है। इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है जितने नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू बेल्ट रीजन डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। केरला हैज़ डिपॉजिट ऑफ मोनेजाइट एंड थोरियम बॉक्साइट के लिए। अगला अगर देखें तो द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कौन से एरिया हैं? अरावली इन राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। ये जो एरिया है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं, आते हैं। इसके बाद इनमें मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं? धरवार सिस्टम ऑफ रॉक्स वाले जो मिनरल हैं जो हैं कॉपर, जिंक, ठीक है, और कुछ मेजर मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो धरवार सिस्टम क्या है? धरवार सिस्टम है जो कर्नाटका में जो धरवार एरिया है उससे ये नाम पड़ा है। इसमें मेजर टाइप ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती हैं। ग्रेनाइट, मार्बल, ठीक है, जिप्सम्स एंड फिलर्स अर्थ डिपॉजिट्स आर ऑल्सो एक्सटेंसिव, ठीक है। यहाँ पर ये सारी सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह पाई जाती हैं। डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। जो डोलोमाइट और लाइमस्टोन है वो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है, ठीक है। गुजरात इज़ नोन एज, राजस्थान का जो एरिया है इन एरिया में सॉल्ट पाया जाता है, लेकिन जो गुजरात का जो एरिया है वहाँ पर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स पाए गए हैं। द हिमालय बेल्ट इज़ अनदर मिनरल बेल्ट वेयर कॉपर, लीड, जिंक, कोबाल्ट एंड टंगस्टन आर नोन टू अकर। तो ये जो मिनरल्स हैं यहाँ पर अकर करते हैं, दे अकर ऑन बोथ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स, ठीक है। हिमालयन रीजन का जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट है वहाँ दोनों साइड पर आपको मिनरल्स मिलेंगे। असम वैली हैज़ मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स। जो असम वैली है वहाँ पर हमें ऑयल डिपॉजिट्स मिले। बिसाइड ऑल रिसोर्सेज आर ऑल्सो फाउंड इन ऑफशोर एरिया नियर मुंबई कोस्ट, मुंबई हाई। जो ऑफशोर एरिया है मुंबई का जिसको हम बोलते हैं मुंबई हाई, वहाँ पर भी ऑयल रिसोर्सेज पाएगा। तो सबसे पहले हम फीरस मिनरल्स की बात करें तो फीरस मिनरल्स में अगर देखा जाए तो जिसमें आयरन कंटेंट हो, मतलब कि आयरन और, मैग्नीज, क्रोमाइट, ये आते हैं। ये कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं? मेटलॉर्जिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। अगली चीज़ जो है कि फीरस मिनरल बोथ इन रिजर्व एंड प्रोडक्शन, ये किस में? रिजर्व और प्रोडक्शन दोनों में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम आयरन ओर की बात करते हैं। तो आयरन ओर में इंडिया इज़ एनबाउंडेड विथ फेयरली अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर, ठीक है, सही बात है। 2 टाइप्स के आयरन ओर फाउंड करते हैं हमारी इंडिया में, वो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट फाउंड करते हैं। इट हैज़ ग्रेट डिमांडेड इन इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू इट्स सुपीरियर क्वालिटी, और इसकी क्वालिटी अच्छी है इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में इसकी मांग है। द आयरन ओर माइंस अकर्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द कोल फील्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन ऑफ द कंट्री विच एडेड टू दिस देयर एडवांटेज, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन जो है यहाँ पर जो कोल फील्ड है वहाँ पर इसकी मांग है। अभी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ फाउंड करती हैं, इस वजह से वहाँ पर कोल और आयरन की बहुत ज़्यादा मांग है। 95% ऑफ द टोटल रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो 95% जो रिजर्व है आयरन का सिर्फ इन्हीं स्टेट्स में है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो आयरन ओर अकर इन अ सीरीज ऑफ हिल रेंजेस, सुंदरगढ़, मयूरभंज एंड झार। तो जो आयरन जो हिल्स रेंजेस हैं यहाँ पर ये आयरन ओर अकर करता है, ठीक है। द खंड भी एक एरिया है जहाँ पर आयरन ओर पाया जाता है। और अगर दूसरी बात करें तो हम प्लांट्स आर लोकेटेड अराउंड दैम, ठीक है।
तो झारखंड का जो एरिया है वहाँ पर आपको आयरन ओर भी देखने को मिलेगा और उसके अलावा वहाँ पर प्लांट्स भी लगे हुए हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम रहता है। ठीक है। नोयामुंडी एंड गोवा आर लोकेटेड इन पूर्वी एंड पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। और जो एरियाज़ दिए गए हैं इनमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एरियाज़ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैप्स में। तो आपको इनको जो मैप्स में दिए गए हैं यहाँ पर आपको उन एरियाज़ को याद कर लेना है आयरन ओर का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं मैग्नीज़ की तरफ। तो आयरन ओर स्मेल्ट करने के लिए मैग्नीज़ यूज़ होता है। जो आयरन अलॉयज़ होते हैं उनको भी मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करते हैं। उड़ीसा इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज़। ठीक है। मेजर माइंस इन उड़ीसा आर लोकेटेड। ठीक है। कुछ माइंस हैं जहाँ पर ये पाया जाता है। कर्नाटका भी एक अनदर मेजर प्रोड्यूसर है। नागपुर, बांद्रा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है जो महाराष्ट्र का, वहाँ पर ये मैग्नीज़ पाया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में देखें तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमार मंडल एंड झबुआ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर भी मैग्नीज़ पाया जाता है। नॉन फीरस मिनरल्स में अगर देखा जाए तो बॉक्साइट है जो बॉक्साइट इज़ द ओर विच इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ होता है। एक बॉक्साइट एक ओर है। ठीक है। ये रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है। अब दूसरी चीज़ अगर देखें तो उड़ीसा हैपन टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। उड़ीसा क्या है, बॉक्साइट का एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कालाहांडी एंड संबलपुर आर द लीडिंग प्रोड्यूसर। ठीक है। छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो अमरकंटक प्लेट्यू, वाइल कटनी जबलपुर एरिया एंड बालाघाट इन एमपी, तो इन एरियाज़ में भी आपको बॉक्साइट मिलेगा। कोलबा थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे एंड कोल्हापुर महाराष्ट्र में है जो वहाँ पर भी आपको बॉक्साइट मिलता है। ठीक है। तो इन एरियाज़ को अगर हम देखें तो कॉपर इज़ एन डिस्पेंसिएबल मेटल। ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में फॉर मेकिंग वायर, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड जनरेटर्स के लिए यूज़ करते हैं। अलॉयबल, मैल्यूएबल एंड डक्टाइल। ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये गोल्ड के साथ भी मिलाया जाता है फॉर स्ट्रेंथिंग द ज्वेलरीज। ठीक है। अच्छा, कॉपर कहाँ कहाँ पाया जाता है तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश एंड झुंझुनू एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, यहाँ पर कॉपर ज़्यादा पाया जाता है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले माइका आता है। माइका इज़ मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में होता है, और ये टफ और फ्लेक्सिबल होता है। अगली चीज़ अगर देखी जाए तो इंडिया इज़ प्रोड्यूसर इन झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड राजस्थान फॉलोड बाय तमिलनाडु, तो इन एरियाज़ में माइका पाया जाता है। अगर चीज़ देखी जाए तो हजारीबाग प्लेट्यू है जो इन आंध्र प्रदेश और नेलोरा डिस्ट्रिक्ट है जो वहाँ पर इसका अच्छी क्वालिटी में आपको माइका मिलेगा। कर्नाटका, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई एंड कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, एलपी इन केरला, रत्नागिरी इन महाराष्ट्र, परुलिया एंड बंकुरा इन वेस्ट बंगाल, तो इन एरियाज़ को आपको मार्क करना है और इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं इसलिए आप ज़रूर से मार्क कर लीजिए। एनर्जी रिसोर्सेज में अगर हम देखें तो एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होते हैं, मिनरल फ्यूल्स एंड एसेंशियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर, ऐसे रिसोर्सेज जो पावर जनरेशन के लिए यूज़ हो, जो किस में हेल्प करते हो, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, इन चीज़ों में यूज़ करते हो। अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस नोन एज फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर एनर्जी, मिनरल्स कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दीज कन्वेंशनल सोर्स आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो जो कोल होता है हमारा वो स्मेल्टिंग ऑफ आयरन के लिए यूज़ होता है हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में और थर्मल पावर स्टेशंस में यूज़ होता है। 80% जो कोल डिपॉजिट है वो इंडिया में वो बिटुमिनस टाइप का है और इज़ नॉन कुकिंग ग्रेड, ठीक है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब 20% जो है वो सिर्फ यूजेबल है, इसलिए कोल बहुत ज़्यादा महंगा होता है। और अगली चीज़ अगर देखा जाए तो गोंडवाना कोल फील्ड ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन दामोदर वैली, झारखंड, बंगाल कोल बेल्ट एंड द इम्पोर्टेंट कोल फील्ड इन दिस रीजन आर रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरधी, करंगपुरा, तो इन एरियाज़ में पाया जाता है। झरिया इज़ द लार्जेस्ट कोल फील्ड फॉलोड बाय रानीगंज, तो झरिया जो है वो लार्जेस्ट कोल फील्ड है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मार्क करना है। उसके बाद दूसरी अगर देखे जाए तो गोदावरी, महानदी एंड सोन जो वैली है यहाँ पर कोल पाया जाता है। सिंगरौली इन एमपी, पार्ट ऑफ सिंगरौली कोल फील्ड लाइज इन यूपी, कोरबा इन छत्तीसगढ़, तलचर एंड रामपुर इन उड़ीसा,
ठीक है, ये जो एरियाज़ है वहाँ पर पाई जाती है। तो आपको इन एरियाज़ को ब्राउन कोल और लिग्नाइट अकर्स इन द कोस्टल एरियाज़ ऑफ तमिलनाडु, पौंडीचेरी, गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर जो है ब्राउन कोल पाया जाता है। ठीक है, आपको इसको अच्छे से मार्क कर लेना है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट में आएगा। अगला अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम है। तो पेट्रोलियम में क्रूड पेट्रोलियम जो पाया जाता है वेरिंग इन केमिकल कंपोजिशंस। ठीक है, अलग अलग कलर होता है इसका और केमिकल कंपोजिशन भी अलग होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है और इसकी। ठीक है, अगला अगर देखा जाए तो ये पेट्रोलियम यूज़ कहाँ का होता है हमारा, इंटरनल कंजप्शन एजेंसी इंजन्स इन ऑटोमोबाइल्स और रेलवेज़ और एयरक्राफ्ट्स में इसको यूज़ करा जाता है। अब पेट्रोलियम जो है हमारा एक रॉ मटेरियल कह सकते हैं हम, जिससे हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्रीज़ यूज़ होता है सच एज़ फर्टिलाइज़र, तो वो पेट्रोलियम से हम बनाते हैं। सिंथेटिक रबर बनाते हैं, उसके बाद सिंथेटिक फाइबर, मेडिसिन, वैसलीन, लुब्रिकेंट, वैक्स, सोप एंड कॉस्मेटिक्स, ये सारी चीज़ें हम पेट्रोलियम से बनाते हैं। अच्छा, जो अगर हम इन एरियाज़ को देखें तो एरिया में हमारे पास आ सकते हैं जो पेट्रोलियम है वो हमारे कहाँ पे पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो कौन एक्सप्लोर करता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। ठीक है, अगला अगर देखा जाए तो डिगबोई में सबसे पहले जो असम में है डिगबोई, वहाँ पर सबसे पहले ये पाया गया था ऑयल फील्ड्स। ठीक है, उसके बाद नहरकटिया और मुरैन आर दी इम्पॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग। अगर मेजर ऑयल फील्ड में देखें तो गुजरात और अंकलेश्वर, कलोल, महसाना, नगागम और कोसाम्बा और लुनीज। तो ये जो एरिया हैं, जो मेजर एरियाज़ हैं, सबसे बड़ा मेजर एरिया जहाँ से ऑयल निकाला जाता है वो है हमारा मुंबई हाई। ठीक है, जो 160 किलोमीटर क्या ऑफ शोर लाया करता है। ठीक है, मुंबई वॉज डिस्कवर्ड इन 1973 एंड प्रोडक्शन कमीशन इन 1976। ठीक है, ये सही बात है कि जो ऑयल है जो निकाला जाता है वो प्योर नहीं होता है, तो उसको प्योर करते हैं, उसको रिफाइंड करते हैं और रिफाइनरीज़ में जाने के बाद वो यूज़ होता है। तो हमारे पास 2 टाइप्स की रिफाइनरीज़ होती हैं, पहली होती हैं फील्ड बेस्ड और दूसरी होती है मार्केट बेस्ड। तो डिगबोई जो है हमारी वो फील्ड बेस्ड है और दूसरी है हमारी बरौनी जो है हमारी मार्केट बेस्ड। तो ये 2 टाइप्स की हैं, आपको इनको याद रखें। नेचुरल गैस क्या है, इसमें आपको ये लाइन अंडरलाइन करनी है कि द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वॉज सेट अप इन 1984 एज आ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट नेचुरल गैस। ठीक है, ये इसने सेटअप करवाई थी, किसने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। शोर वेल्स इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, इन एरियाज़ में भी नेचुरल गैस पाई गई है। अगला अगर देखें तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होते हैं हमारे, जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, जो बहुत कम समय में रिन्यूड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल सोलर, विंड, हाइड्रल और जियोथर्मल, ये सारी एनर्जीज़ हैं जो हमारी वो होंगी। ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं और इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो और हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में हम देखते हैं तो पहला है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज। तो न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, इम्पॉर्टेंट मिनरल यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आर यूरेनियम एंड थोरियम। ठीक है, 2 टाइप के ये पाए जाते हैं। अगली चीज़ जो है वो है कि यूरेनियम डिपॉजिट्स अकर इन द धरवार रॉक्स, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ और बांद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो यूरेनियम जो है इन एरियाज़ में पाया जाता है। अगला जो है थोरियम। थोरियम कहाँ पे पाया जाता है, थोरियम मेनली ऑब्टेन फ्रॉम मोनोजाइट एंड लिमेनाइट। तो जो मोनोजाइट और लिमेनाइट है वहाँ से पाया जाता है। तो ये लिमेनाइट और मोनोजाइट कहाँ पे होते हैं, हमारे बीच सैंड पर, जो केरला एंड तमिलनाडु के कोस्ट पर पाए जाते हैं। चीज़ है कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज इस्टेब्लिश इन 1948। ठीक है, तो हमारी एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एट ट्रॉम्बे इन 1954, जिसको हमने रीनेम करा किससे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन 1967। द इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स आर तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है, रवात भाटा नियर कोटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कायगा कर्नाटका एंड काकरापारा गुजरात। तो ये जो हैं हमारे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इनको आपको मार्क कर लेना है। अगला जो देखा जाए वो है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी कैसे बनती है, सन रेज ट्रैप्ड इन
फोटोवोल्टिक सेल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो ये ऐसे बनी जाती है, नोन एज सोलर एनर्जी। द सोलर एनर्जी जो है हमारी वो थर्मल टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ होती है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी यूज़ होती है, और दूसरा फोटोवोल्टिक से भी हम उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अगर हम देखें तो सोलर एनर्जी क्या है, 7% मोर इफेक्टिव दैन कोल, ठीक है, और 10% मोर इफेक्टिव दैन न्यूक्लियर प्लांट्स। तो मतलब सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ ग्रेटेड पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान। तो ये एरिया है जहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है। विंड एनर्जी इज़ एब्सोल्युटली पॉल्यूशन फ्री, इनऑक्सिस्टेबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। द मैकेनिज्म of energy conversion from blowing wind is simple. The kinetic energy of wind through turbines is converted into electrical energy. The permanent wind systems such as the trade winds, westerlies and seasonal winds like monsoon have been used as source of energy. Besides these local winds, land and sea breeze can also be used to produce electricity. The Ministry of Non-Conventional Source of Energy is developing wind energy in India, ठीक है, जिसमें कि 50,000 मेगावाट की जो एनर्जी वाले जिस विंड पावर जनरेशन की पोटेंशियल होगी, ऑफ विच 1/4 कैन बी ईजिली हार्नेस्ड इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका फेवरेबल कंडीशंस फॉर विंड एनर्जी एग्जिट। तो इन एरियाज़ में विंड एनर्जी सेटअप कर सकते हैं। टाइडल एंड वेव एनर्जी में अगर हम देखें तो ओशन करेंट्स होते हैं, उसका स्टोर हाउस है इनफाइनाइट एनर्जी के लिए बड़ी, और उसी से हम क्या बोलते हैं, टाइडल एनर्जी बनाते हैं। इंडिया हैज़ ग्रेट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाइडल एनर्जी अलॉन्ग द कोस्ट, बट सो फार दीज हैव नॉट येट बीन यूटिलाइज्ड। कुछ एरियाज़ है जहाँ पर हमने सर्वे कर लिया है कि यहाँ पर टाइडल एनर्जी बन सकती है, लेकिन उन जगहों को अभी तक यूटिलाइज़ नहीं करा गया है। जियोथर्मल एनर्जी में अगर हम देखें तो जियोथर्मल एनर्जी बनती कैसे है, जब मैग्मा अर्थ से निकलता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से, और वो सरफेस पर आता है, तो उसकी जो हीट होती है वो रिलीज़ होती है। उस हीट से हम करके क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और कुछ हॉट वाटर गीज़र्स होते हैं जिनकी मदद से हम क्या कन्वर्ट करते हैं, थर्मल एनर्जी बनाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। दिस एनर्जी इज़ नाउ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द की एनर्जी सोर्स विच कैन बी डेवलप्ड एज एन अल्टरनेटिव सोर्स। The hot springs and geysers are being used since medieval period in India, ठीक है। इंडिया में मेडिवल पीरियड से ये जियोथर्मल एनर्जी यूज़ करी जा रही है। बायो एनर्जी रिफर्स टू एनर्जी ड्राइव फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट। जो एनर्जी जो कन्वर्ट करी जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको हीट एनर्जी और गैस फॉर कुकिंग के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो वो क्या है, वेस्ट और गार्बेज से बनाई जाती है। रूरल एरियाज़ में अगर आप जाके देखें तो आज भी चूल्हा जलाया जाता है, तो चूल्हे से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। तो पॉल्यूशन कम करने के लिए हमने बायो एनर्जी का यूज़ करा है फॉर कुकिंग के लिए। एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो इकोनॉमिक लाइफ को इम्प्रूव करती है रूरल एरिया की, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो अभी म्यूनिसिपल वेस्ट को जो कन्वर्ट करने का जो बना है, वो बना है ओखला रीजन जो है हमारा दिल्ली में, वहाँ पर। अब हम अगर बात करें, जो लास्ट टॉपिक है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस का कंजर्व करने के लिए क्यों कहा गया है, बिकॉज़ जो मिनरल रिसोर्सेस हैं वो कुछ टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इसलिए मिनरल रिसोर्सेस को कंजर्व करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों करना चाहिए, बिकॉज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए हम कुछ रिसोर्सेस छोड़ दें, इसलिए हमें उसका सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए। मतलब कि उसको ऐसे यूज़ करें कि उसमें सोर्सेस ख़त्म ना हों और वो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए यूज़ हों, इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ता है रिसोर्सेस का। अगर हम देखें तो जो वेस्ट मटेरियल है हमारा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रही है, वो किस वजह से हो रही है, हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रिसोर्सेज हैं उनकी वजह से, ठीक है। जाए तो विंड, वेव, जियोथर्मल एनर्जी जी क्या है, इनऑक्सिस्टेबल रिसोर्सेज हैं, एंड सोर्स ऑफ एनर्जी हैं।
तो हमें इन सारे सोर्स ऑफ एनर्जीज़ को यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। दिस तो हम मेटल का यूज़ करते हैं, उसकी जगह हम स्कार्प मेटल का यूज़ कर सकते हैं। स्कार्प मेटल कौन से होते हैं? जो ज़्यादा क्वांटिटी में अर्थ पर पाए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर हुआ, जिंक हुआ, ये सारे क्या हैं? हमारे स्कार्प मेटल हैं। तो हमें इन सब का यूज़ करना चाहिए जिससे कि क्या हो, मेटल का जो ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है वो कम हो जाए। जो एक्सपोर्ट है मिनरल्स का, मेटेलिक मिनरल्स का, और जो स्कार्प मिनरल्स हैं उनका एक्सपोर्ट होना कम हो जाना चाहिए, क्योंकि वो जो इंडिया में है वो उसका ही यूज़ कर सकें। ठीक है, अगर हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका कम यूज़ हो पाएगा। ठीक है, तो होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।